तो चूंकि भारत के पड़ोसी देश में एक ऐसी घटना हुई है जिसका असर पूरे एशियाई क्षेत्रों में, खासतौर पर भारत जो कि हमारी 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है, तो हमको ज़्यादा चिंता है और इसका असर हो सकता है। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में भारत की क्या चिंता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और क्या असर होगा, क्यों हुआ इतनी बड़ी घटना, कौन है इसके पीछे लोग, और ये एक आइडियोलॉजिकल कू है या फिर ये कुछ और है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें जियो पॉलिटिक्स के तमाम एक्सपर्ट हैं। नरेंद्र तनेजा जी, पूर्व डिप्लोमेट जे.के. त्रिपाठी, पूर्व डिप्लोमेट अनिल त्रिगुणायत जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू, न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तनेजा जी, आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है सरकार के सत्ताधारी दल से भी आप जुड़े हुए हैं। भारत की इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोगों ने रिपोर्ट में देखा, बहुत सारे पहलू हैं, क्या चिंता है सबसे बड़ी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो यह है, अगर दक्षिण एशिया का नक्शा देखते हैं तो और देशों और बांग्लादेश में फर्क है। हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है और बांग्लादेश एक छोटी सी जो है पटरी है, जहां उनका म्यांमार या बर्मा जिसको बोलते हैं उससे के साथ बॉर्डर है, वरना तो चारों तरफ हमारा है। वो हमारी जो बॉर्डर है, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है उनसे जुड़ा हुआ है। और अगर इतिहास टटोल के देखते हैं तो हमने देखा है, जैसे पहले वहां पे जो सरकार थी, किस हिसाब से वो उल्फा को, तमाम जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उनको उकसाते थे, फंडिंग करते थे, उनको सेंचुरीज देते थे, वगैरह वगैरह। तो वो सब काफी हद तक रुका पिछले 14 साल के अंदर। हमने देखा जब जो शेख हसीना जी की वहां सरकार थी। और आप अगर हम बड़ी ईमानदारी से और ऑनेस्टली इतिहास को देखेंगे कि ये बांग्लादेश से अच्छे संबंध सुधारने की जो शुरुआत है वो काफी हद तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में हुई और उसकी काफी हद तक जो है उसकी बुनियाद भी रखी गई। उसके बाद हमारी उसके बाद जो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किस तरीके से उन रिश्तों को नया आयाम दिया और उसको और गहराई दी। उसके अंदर खासतौर से जो आर्थिक संबंध है उनको बहुत सुदृढ़ किया, बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। अब तो चिंता आज सबसे बड़ी ये है कि अगर इसको देखते हैं, ऊपर जो दिख रहा है, जो विजुअल देख रहे हैं वो तो दिख ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है जिस हिसाब से वहां सब कुछ हो रहा है, जिस हिसाब से होटल्स को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, या जो खुद अवामी लीग के दफ्तर हैं, लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। वो मुसलमान है लेकिन उनको माना जाता है वो प्रो इंडिया है, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। और ये जो ये कहना ये भीड़ कर रही है, ये थोड़ा सा जो है उसका ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। पिछले दिनों से काफी, जब से वहां पे आईएसआई बहुत एक्टिव है, सबको पता है, उनके स्लीपर सेल से लेकर के वो सबसे बड़ा जो बजट है आईएसआई का, सबसे बड़ा बजट जो है वो कश्मीर के बाद बांग्लादेश का है, क्योंकि वो भूले नहीं है भारत की क्या भूमिका थी और किस हिसाब से 1971 में क्या हुआ था। दूसरा, चाइना, वो और पाकिस्तान मिलके वहां पे काम करते हैं। वो जो थोड़ा सा एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, थोड़ा दुख से मेंशन करूंगा, कि जहां पे जो भारत की जो बांग्लादेश नीति है उसमें जिस तरह का समर्थन या साथ अमेरिका को देना चाहिए था, खासतौर से पिछले 12 महीने के अंदर हमने देखा है कि अमेरिका जो भारत का, जिस हिसाब से भारत चाहता था वहां स्थिरता बनी रहे, आर्थिक संपदा, उसमें काफी अमेरिका की उदासीनता थी। अब उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेटेड आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि वहां पे हमारे उनसे आर्थिक संबंध है, हमारा बहुत बड़ा उनसे आर्थिक जो वो भी है। ऊर्जा के अंदर ही खाली आप देख लीजिए 1200 मेगावाट बिजली हम उनको देते हैं, उससे वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आई। हमारा वहां बहुत बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। हमने कूटनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, विदेश नीति के हिसाब से, डिफेंस पॉलिसी के हिसाब से वहां पे बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। और इसलिए हमको इस बात की चिंता है कि चाहे वो आईएसआई हो या चाइना हो या और जो वहां के कुछ ऐसे लोग हैं जो जमात इस्लामी टाइप के लोग हैं, वो अगर ये उनका पलड़ा भारी हो जाता है जैसा लग रहा है आज, तो ये बड़े जो है दुख की बात होगी। क्योंकि जब तक शेख हसीना सरकार वहां थी और भारत का उसमें पूरा सहयोग था, बांग्लादेश ने इकोनॉमिक जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आने लगा, जो मिडिल इकोनॉमीज है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ एक समय में जो जीडीपी है वो भारत से भी आगे निकल गया था। मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूँ। और भारत को सबको देखे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और वो जो है संपन्नता ला रहा है। तो आज हमारी चिंता सबसे बड़ा ये है कि हमने जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं आर्थिक पैसे की बात नहीं कर रहा जो मैंने गिना है, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है
हमारे नॉर्थ ईस्ट पूरा, चाहे वो आसाम है, मिजोरम है, मणिपुर है, आप देखते हैं सारे जो इलाका, उसके अंदर तमाम प्रगति जो पिछले 10 सालों के अंदर हुई है और एक स्टेबिलिटी वहां पे आई है। उस स्टेबिलिटी में इस बात का बड़ी भूमिका थी कि बांग्लादेश जो है जी तनेजा जी, वो उसमें स्टेबिलिटी थी। तो चिंताएं हमारी बहुत सारी। नहीं तनेजा जी, एक छोटा सवाल और इसमें, आपने कहा कि चूंकि भीड़ नहीं है, ये कुछ और डिज़ाइन है, और भी कोई ताकतें हो सकती, क्या पश्चिमी ताकतें भी इन्वॉल्व हो सकती? देखिए, हमको ये देखना होगा कि जो भारत, ये हालांकि पश्चिम, हमारे पश्चिम से अच्छे संबंध है, हम बोलते हैं हमारे उनसे तमाम अच्छे संबंध है, हम चाहते हैं उनसे डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड से हमारा अलाइनमेंट है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तमाम पश्चिम के देश, जिसमें यूरोप के भी कुछ देश शामिल हैं, वो उदासीन थे, इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि भारत की भूमिका जो है पूरे साउथ एशिया में, बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव भूमिका है। भारत एक अच्छी शक्ति और एक अच्छा मित्र, और कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट के हिसाब से भारत ने वहां पे वो करके दिखाया जो साउथ एशिया में पहले कभी नहीं हुआ, कि दो देश जिनकी अलग शायद पहचान हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, उसके बावजूद वो मिलके कैसे उन्होंने एक दूसरे के जो पूरक बन गए, और किस हिसाब से उसे सबसे बड़ा फायदा जो हुआ। तो उनको लगा कि कहीं पश्चिम के देशों को कि भाई हमारी भूमिका बड़ी होनी चाहिए थी, हमारी दखल ज्यादा होनी चाहिए थी, हम तो लोकतंत्र के जो गुरु हैं, मास्टर हैं। ये भारत ने जो एक ऐसा क्या टेम्पलेट बना दिया, जिस टेम्पलेट की दुहाई अन्य देश भी अब देने लगे कम से कम इस क्षेत्र के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो है ये उदासीनता शब्द का ही मैं प्रयोग करूंगा। और लेकिन मैं ये बात यहाँ आपको कहना चाहूंगा, वो बड़े सुंदर देश है बांग्लादेश में, पूरे बांग्लादेश गया हूँ, चिटगांव, कप्ताई से लेके सिलहट, सब मेरा देखा हुआ इलाका, बहुत ही सुंदर देश है। और वहां पे जो आम आदमी के अंदर, वहां की संस्कृति में हमारी संस्कृति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बल्कि जो ढाका वहां की राजधानी है, वो ढाकेश्वरी देवी जो हिंदू देवी है, जिस मंदिर में मैं भी गया हूं कई दफा, उसके नाम पे ही ढाका शहर बना, वहां का राजधानी ही एक ढाकेश्वरी देवी, एक हिंदू देवी के नाम पे है। और वहां तमाम साड़ी वहां आम पहनी जाती है, पाकिस्तान की तरह नहीं। जी तो इसलिए तनेजा सारा जी, कुछ देख करके बहुत दुख हो रहा है। हाँ, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आरती जी, मुझे ये बताइए कि जो वहाँ के विद्रोह का कारण था कि आरक्षण की वजह से नाराज़गी थी, सरकार से नाराज़गी थी, सरकार खत्म हो गई, आरक्षण भी खत्म ही हो जाएगा, अब क्यों हो रही हिंसा वहाँ पे? देखिए, ये बहुत जानना जरूरी है कि क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है, क्या ये जो वायलेंस और राइटिंग बांग्लादेश में हो रही है, ये सिर्फ रिजर्वेशंस के खिलाफ है कि ये उससे भी कुछ ज्यादा है। और अगर हम जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, जिस तरह का विरोध देख रहे हैं हम, जिस तरह की वायलेंस माइनॉरिटीज के ऊपर पहुंच रही है, हिंदू माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश 1947 में 30-31% था, और घटते घटते जो सिस्टमैटिक परसिक्यूशन हमने माइनॉरिटीज का देखा खालिदा जिया के टाइम पे, और जमाते इस्लामी ने जो किया 1971 में, वो हम वही इंसिडेंट्स जो है हम दोबारा देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हिंदू टेम्पल्स अटैक हुए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं है। अगर सिर्फ उतनी बात होती तो शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू क्यों गिराया जा रहा? अगर ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती तो जिस तरह का प्रेशर शेख हसीना के ऊपर बनाया गया, वो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ इतना आसान है, सिंपल है। मुझे लगता है सबसे बड़े जो प्रमाण है कि इसमें विदेशी ताकतों की इंटरफेरेंस है, वो सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप अमेरिका का स्टेटमेंट देखिए कि जो उन्होंने शेख हसीना के ओवरथ्रो, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी, आप चाहे कुछ भी कहें कि आप एलिगेशंस लगाएं कि रिगिंग हुई, या ये एलिगेशन लगाएं कि ये कहें कि खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने बायकॉट कर दिए इलेक्शंस, इसलिए ये नहीं माने जा सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो एक तरफा करके अगर आप देखिए, यही लॉजिक जो है जनवरी 6 में जब राइट्स हुए अमेरिका में, तो ये लॉजिक जो अभी अमेरिका दे रहा है, और पिछले कई महीनों से वो लगातार शेख हसीना पे ये लगातार ये प्रेशर बनाया था कि शेख हसीना जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा रही है, वो ऑटोक्रेटिक बन चुकी है, वो टोटलिटेरियन बन चुकी है। ये फॉर्मूला जो है किसी भी प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीडर के अगेंस्ट
जो लगातार CIA, US डीप स्टेट ने हर दुनिया के हर कोने में किया है, वो अफगानिस्तान हो, वो ईरान हो, वो मिडिल ईस्ट की कोई भी आप डेमोक्रेसी, वैसे ये कहना ही पैराडॉक्स होगा, लेकिन जहां पे भी जरा सी भी डेमोक्रेसी थी, वहां पे तख्ता पलट, जो रेजिम चेंज की जो एक्सपर्टीज है, वो US डीप स्टेट की है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें चीन का कोई हाथ नहीं है? मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा, क्योंकि देखिए, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को कट्टरवादी पार्टियां ही रिप्लेस करेंगी शेख हसीना की सरकार को। ये तो हो नहीं सकता है कि शेख हसीना के ही एलाइज या फ्रेंड्स या विचारधारा वाले प्रो इंडियन लीडर्स वहां चुन के आए या उनको तख्ते या उनको कुर्सी पे बिठाया जाए। जो आएगा वो उनकी विचारधारा के विपरीत होंगे। और ये बहुत क्लियर है, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, अगर हम US डीप स्टेट की इंटरफेरेंस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें, तो ये साफ जाहिर है कि इस्लामिक कट्टरपंथी वाली ही पार्टियां या उनकी विचारधारा वाले लोग, जमात इस्लामी जिसको बैक करेगी, वही लोग शेख हसीना को रिप्लेस करेंगे। और ये चाइना को बिल्कुल सूट करता है। चाइना को कभी ये सूट नहीं करेगा कि पाकिस्तान में कोई प्रो इंडिया या इंडिया फ्रेंडली सरकार हो। वैसे ही बांग्लादेश में भी उनको सूट नहीं करता कि कोई प्रो इंडिया या इंडिया फ्रेंडली सरकार हो। इनफैक्ट अगर खालिदा जिया की पार्टी टेक ओवर करती है इंटरिम सरकार के जाने के बाद, तो ये साफ जाहिर होगा कि US डीप स्टेट और चाइना की जो डीप स्टेट है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रेजिम ही मान लीजिए, इन दोनों के इंटरेस्ट जो है कन्वर्ज हुए हैं बांग्लादेश में। और इसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं जी आरती जी, मैं आऊँगा इसमें। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें चीन और US का भी अगर इन्वॉल्वमेंट मान लें तो दो अलग अलग ध्रुव में खड़े हुए देश भी इसमें इंटरेस्टेड पार्टी बनते हैं। त्रिपाठी जी, भारत के लिए सीमा अपनी 4000 किलोमीटर की वो सेफ्टी लाना है। भारत या हिंदू जो वहाँ रह रहे हैं उनकी चिंता भी जिक्र हुआ, तनेजा जी ने किया। जो भारतीय भी हमारे वहाँ रह रहे हैं इंडियंस, उनकी हमें चिंता करना है। और साथ ही जो नई सरकार वहाँ जो भी बनेगी उसके साथ भी हमें रिलेशनशिप रखनी है। तो बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई, कई सारे फ्रंट एक साथ खुल रहे हैं। त्रिपाठी जी। जी जी बिल्कुल नीरज जी, देखिए भारत के लिए अब ये अवसर जो है ये तलवार की धार पे चलने जैसा है, क्योंकि उसके लिए भारत के लिए ये समस्या हो जाती है कि एक साथ इतने चैलेंजेस, इतनी चुनौतियों से निपटना। जैसा कि आपने कहा कि 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा है, और अगर बांग्लादेश में हमारे समर्थक सरकार नहीं रहती तो सीधी बात है कि ऊपर जो चिकन स्नेक है, जो कि सारे सातों नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को अलग करता है, उसकी सुरक्षा बड़े खतरे में पड़ जाएगी। एक दूसरी चीज़ ये, जैसा आपने कहा कि 1 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा हिंदू वहाँ रह रहे हैं जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, और 12,000 फ्लोटिंग पॉपुलेशन, मतलब NRIs हैं जो अब पढ़ने गए हैं या बिजनेस करने गए हैं। इन सब की सुरक्षा की बात भी भारत को देखनी होगी। इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ, और बायलैटरल ट्रेड जो है $13 बिलियन तक बढ़ गया था। फिर ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट हमने बांग्लादेश में किया है गुडविल के तौर पे, वो खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए यह है कि रीजनल जो बैलेंस है वो बहुत बुरी तरह डगमगा जाएगा, क्योंकि मैं आरती जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए आप, भारत के पश्चिम में ऑलरेडी पाकिस्तान है जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उत्तर में चीन है जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते कभी अच्छे होते हैं कभी नहीं, ये डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सी सरकार आ रही है। दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका के साथ भी हमारे रिश्ते ऊपर नीचे होते रहते हैं। ले दे के बांग्लादेश हमारे पड़ोसियों में ऐसा था जिससे हमारे रिश्ते हमेशा ठीक थे। म्यांमार से भी ठीक थे, भले ही म्यांमार में मिलिट्री की सरकार हो, जुंटा की सरकार हो, लेकिन हमने उनसे बातचीत जारी रखी और हमने कभी भी उनको एंटागोनाइज नहीं किया।
लेकिन अब देखिए, अब अगर बांग्लादेश में भी एक सरकार हमारे खिलाफ आ जाती है, भारत विरोधी आ जाती है, तो हमारे लिए ये सुरक्षा की बड़ी समस्या हो जाएगी। अब हमारे सामने आगे चैलेंज क्या है? आगे ये है कि अगर हम इनको शेख हसीना वाजेब को अगर हम शरण देते हैं तो वहाँ पर उसका रिपरकशन ये होगा कि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो है या जो और कम्युनिटी है उसके ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे। अभी बिना उसके ही देखिए, जमात-उल-इस्लामी ने कह दिया है कि जहाँ पर शेख हसीना रह रही हैं उस जगह पे हमला करो और भारत के दूतावास पर हमला करो, भारत के उच्चायोग को घेरो। अगर हम उनको देते हैं शरण तब तो और समस्या हो जाएगी। लेकिन लकीली भारत ने कहा है कि न तो शेख हसीना ने शरण मांगी, उन्होंने यही अप्रूवल मांगा कि हम कुछ समय के लिए, समय निश्चित नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, कुछ समय के लिए मैं इंडिया आना चाहती हूँ, भारत ने वो मान लिया। तो अभी उस फ्रंट पे तो गनीमत है, लेकिन अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगली सरकार जो भी आएगी वो मेरा ख्याल है खालिदा जिया की ही सरकार आएगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगली सरकार जो आएगी उससे रिश्ते बढ़ाने नहीं बल्कि जहाँ तक हैं वहाँ तक बनाए रखने कि हमें कवायद करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हमें ये उनको कन्विंस करना होगा, जो भी सरकार आएगी, कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, जो हमारे इन्वेस्टमेंट थी, जो हमारा बिजनेस था या जो हमारा ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट था, वो सारा किसी इस पे नहीं निर्भर करता कि बांग्लादेश में कौन सी सरकार है कौन सी नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा सरकार के लेवल में शायद